हमने अभी तक सीखा अंकों के मान, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में कुछ कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो समझे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में और भी कुछ टाइप है वो हम अब समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार कंटिन्यू चल रहा है 10 का स्क्वायर। अब ये कैसे हम बताएंगे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला क्या है, तो हमने अभी तक 3 फॉर्मूले समझे थे, एक बार रिकॉल करेंगे। आप कोशिश करेंगे फॉर्मूला बताना है आपको। जैसे मैंने पूछा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ट्राई करेंगे आप। दूसरा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1। तीसरा प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले हो गए। अब चौथा फॉर्मूला हम यहां बोलेंगे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से देखेंगे तो ये प्रथम प्राकृत संख्याएं ही है 1 से 10 तक, तो वर्गों का योग फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसको आपको अच्छे से याद करना है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, बार बार बोलेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। चलिए n क्या है, वही n होंगे पदों की संख्या, कितने पद होंगे वही यहाँ n होगा। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे n कितना हो गया, n इक्वल हो गया 10, क्योंकि यहाँ पद कितने हैं 10 है, 1 से लेकर 10 तक। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10 n प्लस 1 यानी 11 इंटू 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 10 21 बाय 6। 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम और 2 से 5 टाइम, तीनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 11 और 358, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार वर्गों के योग के समान ही घनों का योग भी आपसे पूछा जाता है, समझेंगे। पहले एग्जाम्पल, अगर दिया है क्वेश्चन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी प्रकार से आपको बोल दिया कंटिन्यू 10 का क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए फिर हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। चलिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो कुछ याद आएगा, ये अगर स्क्वायर हटा दे तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, जो आपका पहला फॉर्मूला था। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी घनों का योग का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको ये हर बार लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n सम प्राकृत, प्रथम n विषम प्राकृत, तो ये थोड़ा लेंदी, अगर 5 फॉर्मूले हो गए तो हम इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। इसको हम बोलेंगे घनों का योग। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग था, वहां हम बोलेंगे वर्गों का योग, केवल वर्गों का योग। अब हमें पता है किसके वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के, तो इसका हमने शॉर्ट नाम क्या लिया, घनों का योग। घनों का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं वर्गों का योग, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और लास्ट अभी हमने सीखा घनों का योग n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं से ना पूछते हुए आपको बीच में से कहीं से पूछ ले, तब आप कैसे आंसर बनाएंगे वो हम समझते हैं।
उसके लिए क्वेश्चन ऐसे आएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और यहाँ आपको बोल दिया 100। तो 5, 10, 15, 20 ऐसे 100 तक आपको जोड़ना है। तो अब यहाँ क्या हम n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याएं नहीं है, ये संख्या 5, 10, 15 यानी ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस कुछ अलग है, ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए हमें नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में n पदों का योग। समांतर श्रेणी में n पदों का योग फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया समांतर श्रेणी में। ध्यान से देखेंगे क्या समान अंतर है? 5 5 यहाँ से यहाँ तक, इस पद में दोनों पदों में 5 का अंतर है, फिर यहाँ 5 का अंतर, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का यानी कितने भी पद लिखे उन पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद करोगे क्योंकि इसके पहले के जो आपको एग्जाम्पल मैंने सिखाया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिखाए हैं, वो लगभग हर स्टूडेंट बना देता है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही बना पाते हैं जो इसको अच्छे से समझते हैं, याद करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं। तो इसलिए मैं आपको फोकस इस पर बता रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से याद करोगे। ओके, चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं फॉर्मूले में। ये तो हो गया पद। इसके बाद ए मतलब क्या? ए को हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप प्रथम पद। और डी यानी डिफरेंस, यानी इसको सर्वांतर भी बोल सकते हैं या सार्व अंतर, यानी सबका अंतर। यहां देखोगे ध्यान से, अंतर कितना है? 5। यहां डी क्या हो गया? 5। और ये ए पहला पद क्या हो गया? 5। और 5, 10, 15, 20 ऐसे 100 तक पद कितने हैं? तो अगर जल्दी जल्दी में हम बोलेंगे 100 पद हैं, नहीं है, 100 पद नहीं है। 5, 10, 15, 20 ऐसे 100 तक कितने पद होंगे? या अगर ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 5 और 10, 10 तक 2, 20 तक 4, तो ऐसे आप टेबल बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 का इसमें भाग दीजिए, 5 से लास्ट के नंबर में भाग दिया तो कितना आया? 20। यानी 5, 10, 15, 20, अगर आप ध्यान से देखोगे 100 तक तो टोटल 20 पद होंगे। यानी ये आपका आ गया n पदों की संख्या। इस सीरीज में पद कितने होंगे? 20 होंगे। ओके, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर देखते हैं हमारा क्या आता है। n/2, n है 20, 20/2, या तो आप 10 लिख लें या 20/2, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। 2a, 2 इंटू ए क्या है? 5, तो हमने लिखा 5 प्लस n-1, n है आपके 20 पद, 20-1 19 इंटू डी कितना है? अंतर कितना है? सबका अंतर है 5, सभी का अंतर 5, तो यहां से इसको पुट कर दिया। अब यहां से आप लिखोगे 10, ये हो गया 10 और 19 पंजे 95। टेबल आपको अच्छे से याद करना है 25 तक, 25 तक टेबल आपको अच्छे से याद होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगा। एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी होती है, यानी आप केवल क्वेश्चन का आंसर बनाना ही सब कुछ नहीं है, आपको बहुत जल्दी आंसर बनाना होता है, और उसके लिए बेसिक से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी फॉर्मूले अच्छे से पता हो, आपके टेबल्स अच्छे से याद हो, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को एग्जाम में सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 105, और कुछ नहीं करना आपको, बस 1050 ये कर देना है, यानी आपका आंसर हो गया 1050। इस प्रकार से श्रेणी में आपसे कुछ भी पूछा जाए, बस आपको ध्यान रखना है पदों की संख्या में, पदों की संख्या को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो पदों की संख्या निकालने में आ सकती है, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं कि पदों की संख्या आप कैसे निकालोगे। अगर आसानी से पदों की संख्या मिल रही है तब तो आप ऐसे ही जैसे अभी हमने कैसे भी या तो गिन सकते हो या सीधे भाग देकर देख सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तब क्या करना है, तब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है, n वा पद, या इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। फॉर्मूले में अंतर है, पिछला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में अंतर। वहां लिखा था n पदों का योग, यहां लिखा है n वा पद, तो अंतर समझेंगे। और अंतिम पद भी इसको बोलते हैं, या इसको लास्ट स्टेप यानी L से भी दर्शाया जाता है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखोगे तो पिछले फॉर्मूले में छुपा हुआ था, तो अलग कुछ नहीं है, आपको बस याद करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अंतिम पद का फॉर्मूला। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको L भी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के अनुसार इसको कैसे, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस इस प्रकार से 100 तक। तब इसमें हमने जैसे सीधा सोच लिया था 20 पद होंगे, n इक्वल कितने होगा 20 होगा। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन लेंदी होता या बीच में से कहीं से दिया होता, ऐसा दिया होता 55, 60, 65, 70, 75 और 1000, तब तो प्रॉब्लम आती। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये L हम यहां पुट करेंगे श्रेणी में। देखिए L क्या है, L मतलब लास्ट स्टेप, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, A यहां पहला पद क्या है 5, n माइनस 1, यहां n कितना है। अब कोई बोलेगा सर 20, लेकिन ध्यान रखिए हमें n नहीं पता है। ये तो ठीक है, हमने सीधे सीधे जान लिया था, किसी भी क्वेश्चन में हमें n नहीं पता हो, पदों की संख्या नहीं पता, उसी के लिए तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे। तो हमें n नहीं पता, इसलिए हम n ही रहने देते हैं, n माइनस 1। n ही तो प्राप्त करना है कि आखिर कितने पद हैं, ये तो हमें पता है। अगर दूसरी सीरीज होगी तब ठीक है। d तो अंतर तो सबको पता है, कितना है 5। चलिए 100 इक्वल ये हो जाएगा 5 प्लस, अगर आप चाहें तो n का इंटू 5 कर दें और इसको कैलकुलेट करें, या क्यों ना हम ये 5 को एक स्टेप कम कर रहा हूं यहां में, क्या 5 इधर आके घट सकता है, तो यहां हम 95 लिख देंगे। 95, ये 5 इधर आके घट गया, ठीक है। अब यहां लिखा है n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 इधर आके घटा 95, इसको हमने एज इट इज लिखा है। अब क्या ये 5 से इधर हम भाग दे सकते हैं, 5 से भाग देंगे तो 19 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो 19 और 1 20, और ये हो गया n इक्वल 20। तो यहां से हमें पदों की संख्या मिली 20। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चाहे कितना ही क्वेश्चन कठिन हो, आप n निकाल सकते हो, और n आ गया तो फिर आगे की चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी भाज्यता के नियम। किसी भी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखने के नियम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम, आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं, और आपको अगर याद है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। किसी भी संख्या में 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इकाई का अंक या तो सम हो या 0। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक सम होगा या 0 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। अब होगी, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 4 है, सम है। तो यहाँ 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0 हो, लास्ट में या तो सम संख्या हो या 0 हो, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं 3 से भाज्यता का नियम।
किसी संख्या में 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको देखने का नियम क्या है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने के बाद फिर देखना है क्या वह 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए इस संख्या को ही देख लेते हैं, क्या यह 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको जोड़ने के बाद फिर देखते हैं कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं, ये देखना था हमें। तो ये हमने जोड़ा 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, यानी 24 में 3 से भाग जा रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे अगर हमने लिखा 9 9 9 6 9 3, क्या ये 3 से विभाजित होगा? कुछ नहीं करना आपको, इन सबको जोड़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता है ये 9 3 से कटेगा ही, ये भी कटेगा, 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 तो 3 से ये संख्या विभाजित होगी। या कभी कभी ऐसा भी होगा, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम सीधा देखेंगे 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 और 9 18। तो हमें जोड़ना नहीं है, हम सीधा बोल सकते थे ये 7 और 2 9, तो ये तो कटना ही है। फिर 5 और 4 9, ये भी कटना ही है। यानी टोटल तो जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा, 3 का गुणज ही होगा। तो यह इस प्रकार भी देख सकते हो। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये जोड़ सकते हो। 18 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 से भाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो वो हमें कैसे पता चलेगा? दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से विभाजित होने चाहिए। यानी अगर हमने एक नंबर लिखा, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? तो हमें देखना है अंतिम 2 अंक, केवल अंतिम 2 अंक। अगर ये 4 से कट रहे हैं, 4 से, क्या 28 4 से कट रहा है, ठीक है, विभाजित होगा। तो अगर ये विभाजित हो रहा है तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चाहे यहाँ कितने ही नंबर लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम, दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0, या तो 5 हो या 0 हो। तो 5 से भाज्यता का नियम देख लेते हैं। क्या इस संख्या में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6 है। हमने समझा है इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 5। हाँ, अब संख्या कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी। चलिए 0 अब कटेगी, अभी कटेगी। तो 5 से भाज्यता का नियम आसान है, आपको याद भी होगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। ओके, 6, इसके बाद 6 में 6 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यानी अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हमने, इस संख्या में 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने क्या सीखा है, इस 6 को हम 3 इंटू 2 बोल सकते हैं। 3 इंटू 2। अब अभी बताइए कि क्या यह संख्या, पहले हम 3 से देखते हैं। 3 से इसमें भाग जाएगा तो 5 और 4 9, 3 12, 12 और 4 16 और 1 17। 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हम बोलेंगे 6 से भी भाग नहीं जाएगा। अब अगर हमने यहाँ अब हमने देखना है कि 6 से इसमें भाग जाएगा। तो 6 से भाज्यता के लिए पहले हमने 3 से चेक करना है। तो चलिए 3 से चेक करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 17 20 24। अगर 24 3 से विभाजित होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2 से। तो 2 में हमें पता है इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ
3 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, तो हम बोलेंगे 6 से भी भाग जाएगा ही। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इस संख्या में 6 से भाग जाएगा। 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 6 से भी जाएगा। आगे आपको समझ में, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको कैलकुलेशन को आसान करने में काम आने वाले। आगे पूरा मैथ्स आप पढ़ेंगे, उसमें आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो भाज्यता के नियम है ये आपको आपका समय बचाने में हेल्प करेंगे। हमने 6 से भाज्यता का नियम देख लिया, हम 7 से भाज्यता का नियम छोड़ते हैं क्योंकि नियम इतना लेंदी है कि उसको अप्लाई करने से अच्छा हम वैसे ही भाग दे दें। 8 से भाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से भाज्यता के नियम में पहले आप लिख सकते हैं दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या इस संख्या में 8 से भाग जाएगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा? लास्ट के 3 अंक देखते हैं, लास्ट के 3 अंक। तो 8 से 8 चौक 32 और 8 एकम 8, यानी अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो यहाँ फिर हमने बताया कुछ भी लिखा हो, कितने ही नंबर लिखे हों, कितने ही डिजिट की संख्या हो, वह 8 से विभाजित होगी ही। जैसे 4 का नियम था, 4 का रूल था, उसमें 2 अंक थे, 8 में 3 है। नियम एक ही है, नियम एक जैसा ही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 9 से भाज्यता का नियम। तो जैसे 3 से हमने भाज्यता का नियम पढ़ा था वैसे ही 9 का होगा। हमने 3 के लिए क्या पढ़ा था? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ हम बोलेंगे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी अगर कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 8, 9 और 9 18, यानी यह 9 से कट रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वह संख्या जो 9 से विभाजित होगी वह 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है, गुणज है। तो जो संख्या 9 से विभाजित, जैसे 18 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, 27 9 से कटेगा, तो प्रत्येक वह संख्या जो 9 से विभाजित होगी 3 से भी विभाजित होगी। 9 से भाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं 10 से भाज्यता का नियम। तो कोई भी नंबर 10 से विभाजित होगा कि नहीं, बहुत आसान है। इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। क्या ये नंबर 10 से विभाजित होगा? नहीं होगा। और अगर यहाँ 0 होता तो हो जाता। 10 से भाज्यता का नियम आसान है, इम्पोर्टेंट है। 11 से भाज्यता का नियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज। अब इसको समझ लेते हैं, कहने का मतलब क्या है। क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो हमने नियम क्या समझा है उसको एक बार फिर से समझते हैं। हमने समझा है किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, यानी पहला स्थान आप देखोगे तो पहला स्थान क्या हो गया? विषम स्थान। दूसरा स्थान क्या हो गया? सम स्थान। तीसरा स्थान क्या हो गया? विषम स्थान। चौथा स्थान सम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान। यानी ऐसे समझेंगे, ये पहला स्थान, ये कौन सा स्थान हो गया? विषम स्थान। ये विषम स्थान, ये भी विषम स्थान, ये भी विषम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, और अगर कुछ होता है यहाँ नंबर तो वो विषम स्थान। यानी ये विषम स्थान है, चाहे यहाँ 2 लिखा हो, आप ये नहीं समझेंगे कि 2 लिखा है तो 2 तो सम होता है। यहाँ कुछ भी लिखा हो, स्थान पहला है इसलिए विषम स्थान, अंक कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्थान सम होगा या विषम होगा, ऐसे हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। तो ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान, तो ये 2 और 4 6 और 2 8,
सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग 5 और 3 8 और 0 8। हमने लिखा है सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज। अगर अंतर 0 है तो हम बोलेंगे हाँ यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहां अंतर 11 आता तब भी यह संख्या 11 से विभाजित होती। तो अंतर 11 होने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आपको संख्या दी है इसमें आपको पूछा है क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए हमने अभी सीखा है सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो हम देखते हैं 8 और 7 15, 15 और 9 24 24। इसके बाद इनको सम स्थानों के अंकों का योग जोड़ेंगे 4 और 0 4 और 9 13। इनका अंतर देखेंगे तो ये 1 और 1 यानी अंतर हो गया 11। अगर अंतर 0 होता तो भी संख्या विभाजित होती, अंतर अगर 11 है तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज। अगर 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तक संख्या हमारी जनरली जाती नहीं है। तो यहाँ से हमें 11 से भाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब हम समझते हैं 12 से भाज्यता का नियम। 12 से भाज्यता का नियम वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह 12 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यह संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 12 को 4 × 3 हमने सीखा है कि संख्या अगर 4 और 3 से विभाजित होगी तो 12 से विभाजित होगी। और ध्यान से देखोगे 4 गुणा 3 से ये 12 से, ध्यान से देखेंगे तो 4 गुणा 3 से ही 12 बना हुआ है। ठीक है, तो हम 4 से चेक करते हैं। तो 4 से भाज्यता करने हमें पता है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, यानी बिल्कुल जा रहा है। फिर 3 से हमने क्या सीखा है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 13 3 16 और 2 18, यानी 3 से भी भाग जा रहा है। तो 3 भी पास हो गया और 4 भी पास हो गया, यानी यहाँ से हम बोलेंगे अगर 4 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो संख्या में 12 से भी भाग जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट हम समझते हैं 15 से भाज्यता का नियम। और 15 से भाज्यता का नियम होगा यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी। और 3 और 5 में 5 तो बहुत आसान है, हम इकाई का अंक देख लेंगे। इकाई का अंक यदि 0 होगा या 5 होगा तो वह 5 से विभाजित होगी। और 3 का नियम हमने अभी यहाँ अप्लाई किया है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस संख्या में 15 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 15 से भाज्यता के लिए हमें क्या पता है, 3 और 5। 3 से और 5 से चेक कर लेंगे। तो यहाँ 5 से चेक करते हैं, 5 से भाग जा रहा है क्योंकि हमें पता है इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या में 5 से भाग तो जाना ही है। इसके बाद हम 3 को और देख लेते हैं। तो 3 हम यहाँ से जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13 और 5 18। तो 3 भी पास हो गया, 5 भी पास हो गया। 3 और 5 दोनों से जा रहा है तो 15 से भी भाग जाएगा, यानी इस संख्या में 15 से भाग जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 3257 को 3257 की पावर 683, अगर इसे 3256 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये 2018 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे, ताकि हमें ये भी समझ आए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होता है और हम उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा कठिन है,
लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना ये दिख रहा है। और इसके मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो सभी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल? देखिए, ये चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने लिखा हो, आप इनको शॉर्ट में अपने तरीके से नंबर मान सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूँगा ए, ये हमारे लिए है बी और ये हमारे लिए है सी, ओके, तो हम ए बी और सी कॉन्सेप्ट मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सम और विषम का। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट शॉर्ट समझाने जा रहा हूँ उसमें आप ध्यान रखेंगे सम और विषम का। तो ये 3257 में हमें 7 से देखकर समझ में आ जाएगा कि यह है कि विषम संख्या है। तो क्यों ना हम ये इस संख्या को हमने बोला ए, तो हम ए कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो विषम हो। तो हमने मान लिया 3, कोशिश करेंगे 1 को यहाँ ना लेकर आए, क्योंकि 1 स्पेशल नंबर हो गया, 1 की पावर 1 ही होती है, 1 की पावर कुछ भी हम लिखेंगे, इसलिए 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने ये 3257 विषम था इसलिए यहाँ विषम मान लिया। ध्यान रखना इसको हमने ए माना है तो ए हमारा क्या हो गया 3। अब ये है बी, अब इसको भी देखिए क्या ये विषम संख्या है, तो हम इसको भी विषम संख्या मान लेते हैं। हमने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया 3, तो आपने इसको माना है 3, इसको भी माना है 3, क्योंकि ये विषम था तो विषम माना है, क्योंकि ये विषम है तो विषम मानेंगे। आप यहाँ 3 की जगह 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, कोई भी विषम संख्या, और यहाँ भी 3 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। हम छोटा से छोटा नंबर लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी आंसर बनाना है, ओके। चलिए, अब ये हमें रिजल्ट में ध्यान से देखना है। अगर आपने 3257 को 3 माना है तो 3256 क्या 2 हो जाएगा? 3256 2 हो जाएगा। अगर 3257 3 है तो 3256 2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को आपने अपने तरीके से सॉर्ट कर लिया। अब इसको हल करते हैं। तो ये 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 27 को अगर 2 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 1। तो अगर हमने इस क्वेश्चन को जो लेंथी दिख रहा था उसका सॉर्ट किया और सॉर्ट से हमने आंसर, इसमें जो शेषफल बचेगा वही 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर आपका आंसर बनेगा। यानी आपका आंसर हो गया ए। यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूं, अगर यहां कोई सम संख्या होती तो हम यहां लिखते 2, यहां विषम है तो हम यहां लिखते 3, यहां विषम है यहां सम है तो हम यहां लिखते, यहां विषम तो हम 3, यहां सम होता तो हम 2 लिख लेते, और इन दोनों का भी रिलेशन वही जो इन दोनों का आगे हम बढ़ाते। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, नहीं बने तो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। 397 की पावर 3589 प्लस 5 को 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ये आपका क्वेश्चन है। अब फिर से आपने इसको ट्राई किया होगा कि 397 एक विषम संख्या है तो इसको विषम माना होगा, ये भी एक विषम संख्या है इसको भी विषम माना होगा, और ट्राई किया होगा। आपका आंसर क्या आया है, किस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। चलिए, आपने ये इसको 3 माना होगा क्योंकि ये विषम है, ये भी विषम है तो आपने इसको भी 3 मान लिया प्लस 5, और चूंकि हमारा A 397 है और B 398 है तो A अगर 3 माना है तो B को हमें 4 मानना है। पहले तो गलती यहाँ नहीं करना है, किसी ने इसको 2 मान लिया हो, क्योंकि ये 397 है और 398 है, ये एक ज़्यादा है तो इसको भी एक ज़्यादा कर लिया, ये 3 था तो ये 4 हो गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 3 की पावर 3 यानी 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 और 5 32, और 32 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया? 0। अब आप ध्यान देंगे, मैं आपको जो समझा रहा हूं ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी क्वेश्चन को, बहुत लेंथी क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने का तरीका। अब इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आपका आंसर 0 आए तो आप 0 पर जल्दी से विश्वास ना करें। 0 जब भी आए तब आपको क्या करना है, आपका जो नंबर आपने यहां माना है उसको एक को चेंज कर लेंगे, पहले नंबर को चेंज कर सकते हैं आप, हमेशा करना है जब भी 0 आए। और अगर दूसरी बार भी 0 आए तब आप बोलेंगे कि हाँ इसमें शेषफल 0 ही होगा।
ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में तो आपने देखा आपके ऑप्शन में 0 नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपको ये भी समझा दूं कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमेगा तब आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा इससे आंसर नहीं बन रहा है, इससे आंसर नहीं बन रहा है, तो हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 397 को है तो विषम, तो इस बार हमने क्या मान लिया 5। मैंने आपको बताया कोई भी विषम संख्या मान सकते हो, ये पावर विषम है, इसको हमने 3 ही माना, प्लस 5, और ये 397 398, 397 को हमने 5 माना है, तो 398 क्या हो जाएगा 6। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे 5 की पावर 3 यानी 125 और 5 और भाग देना है 6 से, तो ये हो गया 130। अब 130 को आप 6 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा वही आपका, अगर यहाँ भी 0 आएगा समझ लीजिए 0 ही आंसर बनेगा, और जो नया नंबर कुछ आएगा समझ लीजिए ये आपका आंसर होगा। तो 6 से भाग देने पर 6 से 2 बार 12, ये भागफल होगा। फिर बचेंगे 1, 6 से फिर आपने एक बार भाग दिया, बचा कितना 4, यानी आपका शेषफल कितना हो गया 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इसमें शेषफल कितना रहेगा 4 रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई आपने किया होगा या नहीं किया तो करके देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है 7 की पावर 126 को भाग दिया जाए किससे 48 से। अब आपको लगेगा कि सर इसमें और इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है, अगर आपने सम विषम चेंज किया भी तब भी आपका आंसर आसानी से नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, चलिए वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को कोई रिलेशन बनाने के लिए, इन दोनों का कोई रिलेशन बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस नंबर को हम कोई किसी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते। देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे 7 और 48, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो क्या हम इसको 7 का स्क्वायर 49 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 7 का स्क्वायर लिखा है तो क्या 126 को हम 2 से भाग देकर 63 बना सकते हैं। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हम 126 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 63, तो ये 2 से हो जाएगा गुणा 126। ये आपको समझ में आ गया। क्यों किया ऐसा हमने इसको इसलिए किया क्योंकि ये अब 7 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 7 की पावर 2 और होल पावर 63, और डिवाइड करना है आपको, ये भाग देकर देखना है 48 से, शेषफल क्या आएगा। अब देखिए 49 की पावर 63 को जब 48 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब वही क्वेश्चन हो गया जो हमने फर्स्ट में सीखा है। अब तो आपके लिए आसान हो गया, विषम ये तो आपका ए आप मान लीजिए विषम यानी 3, ये भी आपका विषम यानी 3, और भाग देना है आपको, ये 49 है, ये 48 है, यानी 2 से। ए आपका 3 था तो 48 हो जाएगा, 49 ये 48, तो ये अगर 3 है तो ये 2, तो यहां से फिर 27 डिवाइड करोगे आप 2 से तो बचेगा क्या शेषफल 1, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का है, उसको आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और ये क्वेश्चन फिर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपने ट्राई किया होगा, आपका आंसर हो सकता है नहीं बन रहा हो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 5 की पावर 501 को जब 126 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिर से यहाँ 126 और 5 में थोड़ा अंतर, काफ़ी अंतर दिख रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस 5 को 125 कैसे बना सकते हैं। तो क्या 5 का स्क्वायर 25 126 के पास होगा, कुछ ने किया होगा स्क्वायर करके, नहीं बना होगा। 5 का क्यूब करने पर 125 125 होता है, 126 के पास पहुंच सकता है। चलिए तो हमें समझ में आया कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू, अब ये 3 और 501 को 3 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा किसका गुणा 3 में करेंगे तो ये 501 होगा। तो 3 से आप भाग देंगे, 3 से 1 बार, फिर 3 से 6 बार, और फिर 3 से 7 बार, यानी 501 को आप लिख सकते हो 3 × 167, और इसको भाग देने पर 126 से आपको भाग देने पर शेषफल बताना है।
चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5 की पावर 3। ध्यान रखना आपने ये 5 को क्यूब बनाने के लिए सब कुछ किया है, ठीक है। 167 और 126। इसके बाद ये एक एक स्टेप में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 125 की होल पावर 167 और आपको पूछा है 126 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, 125 126 आ गया, वही कॉन्सेप्ट जो आप चाहते थे। अब आपको ये देखना है कि ये विषम है, ये विषम है, इसको हम देख लेंगे। तो ए आपका मान लिया आपने 3, ध्यान रखना ए क्या माना 3। ये भी विषम है तो इसको भी हमने 3 मान लिया, और ये 3 है, 125 को 3 माना तो 126 हो जाएगा 4। इतना समझ में आ गया। फिर ये 27 को आपको 4 से भाग देकर देखना है, तो 4 से हम भाग देंगे तो यहां शेषफल कितना बचेगा 3। अब शेषफल बच रहा है 3। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शंस को देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि आपको शेषफल 3 मिल रहा है और आपके ऑप्शंस में दिए। ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके ऑप्शंस ज्यादा है तो अब आपको ये सोचना है कि शेषफल अगर 3 बच रहा है तो हमने ये जो 3 माना है बेस हमारा ए, वो किसकी जगह माना है 125 की जगह, यानी आपका शेषफल क्या हो गया 125। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हमसे पूछा था शेषफल क्या बचेगा 126 से भाग देने पर, तो हम बोलेंगे 125, यानी हमारा आंसर। ये ट्रिक में आया, ध्यान रखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हमने आसान तरीके से ट्रिक से हल किया, यानी हमने ये शेषफल 3 ये आंसर नहीं है, ये हमें हेल्प करता है आंसर बनाने में। तो हमने यहाँ से देखा 3 और हमने देखा कि 3 हमने किसको माना था 125 को, यानी 125 आपका आंसर है। ये ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है 6 के नेज और स्थानीय मान का वैल्यू आपसे पूछा है कि नेज मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये नेज लिखा है, नेज मतलब क्या होता है। तो जब भी ये कंडीशन एग्जाम में आपके साथ बने तब आपको क्या करना है, आप हमेशा इंग्लिश वर्जन देखेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने होता है और उसका कोई हिंदी वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप उसका अंग्रेजी देखें। एग्जाम में हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है और प्रॉब्लम हिंदी में ज़्यादा आती है। इंग्लिश में जो वर्ड बोला जाता है वही जनरली लिखा जाता है। तो नेज यानी यहाँ है जाति मान, फेस वैल्यू। ओके, तो 6 का जाति मान 6 होगा और इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 600। यह आपने आंसर बना दिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर। पहले आप ये समझें कि बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। जब भी आपसे बोले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9999, 4 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख दीजिए। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार। बड़ी संख्या लिखना आ गया। अब बात करते हैं छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। अगर आपको बोले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो आपको कुछ नहीं करना, 1 लिखा, 0 0 0 0 हो गए 5 अंक, 1 2 3 4 5। अगर आपसे बोले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 0 0, 1 2 3। 4 अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 0 0 से मिलकर बनती है और सबसे बड़ी संख्या 999। जितनी बार आपको बोला है उतनी बार आपको लिख देना है। इस क्वेश्चन में अंतर पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 9 9 9 9 और 8, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला है 5 6 0 2 3 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आपने ट्राई किया होगा, देखिए मिलाइए आपका आंसर सही जाता है या नहीं जाता है। आपको एक छोटा सा पॉइंट है उसका आपको ध्यान रखना है। इससे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे लिख देंगे तो वह बड़ी संख्या हो जाएगी। इससे छोटा फिर 6, इससे छोटा 5, इससे छोटा 3 2 0। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने एक गलती की होगी सबसे छोटी संख्या बनाने में। इन सबसे मिलकर सबसे छोटी संख्या, तो हो सकता है किसी ने ऐसे बनाया हो सबसे छोटी संख्या यानी 0 पहले लिख दें, फिर 2, फिर 3 और यहीं से आपकी गलती हो गई। आपको सभी अंकों का प्रयोग करना है। देखिए अगर हमने लिखा
12, ठीक है, और इसके आगे 0 लगा दिया, इसका कोई महत्व है? तो ये 2 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की? 3 अंकों की नहीं, 2 अंकों की। क्यों? क्योंकि 0 आगे लिखा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां भी अगर आपने 0 पहले लगा दिया तो इस संख्या में 0 का महत्व नहीं होगा, और आपको क्वेश्चन में सभी अंकों का प्रयोग करना है। 6 अंक है, तो इसलिए आप 0 को अगर पहले लिख दोगे तो बाकी जो बचे अंक है वो 5 होंगे, और 5 अंकों की संख्या इन्होंने नहीं बोला है। इसलिए आपको 0 को महत्व देने के लिए थोड़ी देर के लिए 0 को सबसे पहले स्थान पर नहीं लिखना है। यानी हम 0 के बाद वाला नंबर क्या लिखेंगे? 2। हाँ, अब 0 लिख सकते हैं। अब फिर हम 3 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो ये इन सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, और ये इन सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या। ये बस यहाँ वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। और आपसे पूछा है इनका अंतर। चलिए अंतर देखते हैं। तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, फिर ये 11 में से 6 5, फिर ये 12 में से 5 7, फिर ये 4 में से 3 1 6, और ये 6। ये आपका 661752, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है x² + 12 यदि x से पूर्णतः विभाजित है तो x का कौन सा मान संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके, या तो आप इसको बेसिक से हल करें, या दूसरा तरीका आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। चलिए पहले मैं दूसरा ही तरीका आपको बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब आपको देखने में ही इक्वेशन से ही समझना है कैसे बनाएंगे, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से पुट कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है 3, तो आपने क्या किया, x का कौन सा मान संभव नहीं है, तो आप x = 3 इसमें पुट करके देखिए, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 + 12, ये हो जाएगा आपका 21। तो x का कौन सा मान संभव नहीं है, तो 21 तो 3 से कट रहा है, ठीक है। फिर अगर x = आपने रखा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 + 12, तो यहां से हो जाएगा ये 28 जी। 28 भी 4 से डिविजिबल है। कौन सा संभव नहीं है ये पूछा है, तो x = हम रखते हैं नेक्स्ट 5, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। अब ये 5 से नहीं कट रहा है, यानी x का मान 5 संभव नहीं है। x का मान, x की वैल्यू 5 रखने पर हमें ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगला भी रखकर देख लेते हैं एक बार, 6। x = अगर 6 रखते हैं तो ये हो गया 36, 36 और 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 48, और 48 6 से डिविजिबल है। आंसर हो गया आपका 5। 5 से, यानी x की वैल्यू आप 5 नहीं रख सकते। ये तो हो गया ऑप्शन से हल करने का तरीका। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से हल करना नहीं चाहते, x² + 12 को x से भाग देना है, तो x क्या वैल्यू होनी चाहिए? देखिए इसको अगर ऑप्शन से हल ना करना चाहे तो कैसे करेंगे। आपको ये सोचना है कि x आप कुछ भी रखेंगे, x कोई भी वैल्यू रखेंगे, x² को तो वो काटेगा ही। मान लीजिए आपने यहाँ 3 रखा, तो ये 3² तो 3 से कट नहीं है, यानी इस x² को इस x से कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि x और x² में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ये इसका गुणा जी होगा, तो यहाँ x कुछ भी रखोगे x² को तो काटेगा। प्रॉब्लम किसे आएगी, 12 को। यानी x से जब इसमें भाग देने जाओगे तो x² तो कट जाएगा, लेकिन 12 रोकेगा। यानी 12 को काटने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 12 के क्या क्या गुणनखंड होंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, या तो 12 1 से कटेगा, या 12 2 से कटेगा, या 12 3 से कटेगा, या 12 4 से कटेगा, या 12 6 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इस 12 को कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू 2 रखोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू 3 रखोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मान संभव नहीं है, तो हम ये बोलेंगे 3 भी हो सकता है, संभव है, 4 भी संभव है, 6 भी संभव है, लेकिन ऑप्शन सी 5 संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 2 3 4 स्टार 5। यह संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है, अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। देखिए ऑप्शन आपको चाहे नहीं दिए हो इस क्वेश्चन को, लेकिन आप आंसर बना सकते हो।
कैसे? हमने सीखा है कि 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से भाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 और 3, 5, 4, 9, 9 प्लस 5, 13, 14 है ना, 14 प्लस स्टार। अब आपको यहां देखना है कि अगर इस संख्या में 9 से भाग जाए, इस संख्या में 9 से भाग चला जाए, तो आपको ये देखना है कि 14 तो यहां है, स्टार की वैल्यू आप क्या रखें? आप ये देखिए 14 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 9 से विभाजित हो जाए? तो 14 के बाद 18 होगा। यानी आपको अगर इन दोनों का सम 18 बनाना हो, इन दोनों का योग 18 बनाना हो, क्या आप यहां 4 लिख सकते हो? तो 14 और 4 18, तो 18 हो गया और 18 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी हम ये बोलेंगे कि स्टार की वैल्यू 4 होगी। स्टार की जगह हम 4 लिखेंगे तो ये सभी नंबर, स्टार की वैल्यू अगर हम 4 लिखेंगे तो ये सभी नंबर 9 से विभाजित हो जाएंगे। यानी 3 2 5 4 9, 9 और 9 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपसे पूछा स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो स्टार की वैल्यू आप क्या बोलेंगे? स्टार की वैल्यू होगी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 75 से पूर्णतः विभाजित, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप पहले देखिए कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। 4 अंक की न्यूनतम संख्या थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा है, ये हो गई 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें से क्या घटाएं कि यह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता हूं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए। मैंने अगर आपसे बोला कि 27 में से क्या घटाया जाए कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 27 में से क्या घटाएं कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको 6 से इसमें भाग देकर देख लेना है। तो यहां से 6 चौक 24, तो हमें क्या समझ में आएगा कि 3 घटा दो, 27 में से 3 घटा दोगे तो यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम यहां से भाग देंगे, 6 चौक 24 बचे 3। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 27 में से क्या न्यूनतम घटाया जाए कि वह 6 से विभाजित हो जाए, तो आपने बोला 3। फिर अगर मैंने बोला 33 में से क्या न्यूनतम घटाएं कि वह 8 से विभाजित हो जाए, तो आपने जल्दी से आंसर बता दिया होगा 1 घटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है 8 चौक 32, 1 बचेगा। यानी यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको लगा देना है। आपको बोला है 1000 में से क्या घटाएं कि वह 75 से भाग चला जाए, यानी आपको बस ये नंबर बड़े हो गए, कॉन्सेप्ट वही है। तो आप क्या करेंगे? 1000 में 75 से भाग देकर शेषफल देख लेंगे। जैसे यहां आपने शेषफल बताया था 1, यहां 3, यहां देख लेते हैं। तो 75 से भाग देंगे, 75 एक बार, बचेंगे कितने? 25, फिर 0, फिर 75 से आप भागोगे तो 75 से 2 बार 150 और 3 बार 225, 225 बचेंगे कितने? 25 शेषफल। आंसर ही हो गया आपका। आंसर क्या हो गया? 25। आपसे पूछा है 1000 में से क्या न्यूनतम घटाएं कि 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम बोलेंगे 1000 में से 25 घटा दो तो वह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इकाई का अंक। अब इकाई का अंक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक कैसे आपको निकालना है? मान लीजिए एक नंबर दिया है 26, 27, इन दोनों का गुणा करने पर आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या आएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा आप कैसे करेंगे? तो आप 7 गुणा 6 7 छंग 42 ऐसे लिखेंगे, फिर 7 गुणा 2 14, 14 और 4 18, इस प्रकार आप लिखेंगे। अगला नंबर लिखेंगे और फिर हल करेंगे तो ये 2 यहां आ गया। तो आप पूरा कैलकुलेशन ना करते हुए आप शुरुआत में ही बोल सकते हैं कि 7 छंग 42 और 2, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। क्यों? एक बार और समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है
आपसे पूछा है इस संख्या को हल करने पर, इस क्वेश्चन को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा हल करेंगे 4 × 3 12, फिर यहाँ आगे लिखा, फिर इसके बाद गुणा लगाया, फिर लिखा, फिर गुणा लगाया, फिर लिखा। आपको ये पता है कि ये 2 तो इकाई पर आना ही है, यानी आप पूरा क्वेश्चन हल करे बिना ही बोल सकते हैं पहले ही 4 × 3 12 यानी 2। तो इस क्वेश्चन में अगर हम हल करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। समझ में आया? यानी ये पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो इकाई का अंक बताने के लिए आपको बस इकाई के अंक का गुणा करना है और सीधे आप बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई के अंक में अगर आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे आ गया 3 अंक में 3 2 5 × 1, आपको इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, इकाई के अंक से इकाई के अंक में गुणा करेंगे, यानी ये 5 × 4 5 × 4 20 0, फिर 0 का गुणा 6 में करेंगे 0, तो ये आपका आंसर हो गया। और कोई नंबर ले लेते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 × 2 6, फिर ये जो इकाई का अंक आया इसको आप 8 में गुणा करेंगे, 8 × 48 यानी 8, आपका आंसर हो गया 8। 6 आंसर नहीं होगा लास्ट में। अगर ये और भी लेंदी होता तो आप आगे बढ़ते जाते लास्ट में जो बचता वही इकाई का अंक होता। अगला देखते हैं, अगर आपको पावर दी हो, जैसे कि आपके क्वेश्चन में अभी दिया है, तो अगर पावर दी हो तब आपको क्या करना है, तो पावर में समझेंगे। अगर नंबर लिया है 2 3 का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर यानी आप बोलेंगे 23 × 23 3 × 3 9 आंसर। ये बोलेंगे 23 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप ऐसे बना सकते हो। अब अगर 23 की पावर 3 होता तो आप बोलते 2 3 × 23 × 23, तो 3 × 3 9 9 × 27 7 आंसर हो गया। लेकिन 23 की पावर अगर लिखा है 21, तब तो आप 23 को 21 यानी 21 बार नहीं लिख सकते। तब क्या मेथड आप लगाएंगे वो हम समझते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको हमेशा 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। पहले आप अच्छे से सीख लीजिए कि आंसर कैसे बनाएंगे। 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से भाग हम इसलिए देते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो हमारे अंक होते हैं उसमें कुछ अंक ऐसे होते हैं जिसमें उनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वो स्वयं आते हैं। जैसे अगर हमने बोला 5 की पावर 3 तो 125, इकाई का अंक क्या, स्वयं 5। अगर हमने बोला 5 का स्क्वायर इकाई 25, इकाई का अंक क्या 5, यानी 5 की पावर कुछ भी करोगे इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे कौन कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है आपके, ये आप नोट्स में लिख लीजिए, यानी आप 1 की पावर कुछ भी करोगे इकाई का अंक 1 ही आएगा। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 15, 1 की पावर 20 कुछ भी करोगे। ऐसे ही अगर 5 की पावर आप कुछ भी करोगे इकाई का अंक 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की पावर आप कुछ भी करोगे इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 करोगे 36 6, 6 की पावर 3 करोगे 216 6, ऐसे आप अनंत तक जाइए। ऐसे ही 0 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन हल करने में और जल्दी होगी। ठीक है, चलिए, इसलिए हम ये समझ रहे थे कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं। तो ये तो वो अंक हो गए 1 से लेकर 9 तक, 0 तक। ठीक है, इसके बाद बचे हुए जो अंक हैं, बचे हुए अंकों में पावर जो होती है वो 4 के बाद रिपीट होने लगती है इकाई के अंक के रूप में। जैसे इसको हम समझते हैं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। ध्यान से देखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4, यहाँ ये इकाई का अंक 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है। यहाँ तक ठीक था। जैसे ही हमने 2 की पावर 5 किया 32,
यानी ये जो 2 है इकाई का अंक रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर अगर आप 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 64, यानी ये 4 ये आ गया। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 4 पावर करने के बाद 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं वही होगी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां वही होगा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी हमने 4 से भाग देकर इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आपको ये ज़्यादा गहराई में समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये आपके काम का है भी नहीं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनिट डिजिट निकालें, इकाई का अंक निकालें, तो आपको 4 से भाग देना है और ये याद हो जाएगा आप क्वेश्चन हल करेंगे तो। ठीक है, चलिए हल करने के लिए आपको 4 से भाग देना है और ध्यान किसका रखना है? शेषफल का। तो हम शेषफल बोलेंगे 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो 20 तक भाग गया, शेषफल कितना बचा? 1। यानी हम बोलेंगे यहां जो शेषफल है उसको हम पावर लगा देंगे 23, यानी 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 यानी क्या होता है? 3। तो आपका आंसर हो गया 21। अगर 23 की पावर 21 हो तो इकाई का अंक 3 होगा। और समझ लेते हैं एग्जाम्पल से इसको हम। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर लिखा है 263 की होल पावर 25 या पावर 25, तो आप कैसे हल करोगे? तो यहाँ 4 से भाग दीजिए, शेषफल देखिए, 4 से भाग दिया, 4 छंग के 24, बचा कितना? 1। तो 3 की पावर 1, 3 आंसर। और कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। अब देखिए 4 से भाग देने के लिए 355 में नहीं देना, हमने 4 से डिविजिबिलिटी रूल में सीखा है कि हम क्या करेंगे? केवल लास्ट के 2 नंबर में भाग देंगे, 2 अंकों में भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचेंगे कितना? 1। फिर 4 से 3 बार 12, बचेंगे कितने? 3। शेषफल कितना? अभी शेषफल आया है, आंसर नहीं। क्या करना है? ये जो शेषफल है यहाँ पावर लगा दो। अब 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 512 होता है, 512, यानी आपका आंसर हो गया 2। इकाई का अंक क्या हो गया? 2। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हमने दिया इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप ये यहां 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंक में, तो 4 से भाग दोगे तो 92 तक भाग जाना ही है और बचेंगे कितने? 2। यानी शेषफल कितना? 2। शेषफल को यहाँ 7 के पावर लगा दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 यानी 9। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है वो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। क्वेश्चन था आपका 729 की पावर है 59। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने पर यहाँ से आपका शेषफल बचेगा 3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया। आपको वैसे ही 3 यहाँ पावर लगा देना है। 9 की पावर 3 करोगे तो 9 की पावर 3 कितना होता है? 729 ही होता है। तो यहाँ से आपका 9 आंसर हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें रह जाता है कि अगर शेषफल 1 हो तो पावर 1 लगाया था हमने, अगर शेषफल 2 हो तो हमने पावर 2 लगाई थी, 7 की पावर 2। शेषफल 3 हो तो हमने यहाँ पावर 3 लगाया। शेषफल कभी 0 भी रहेगा। अगर कभी शेषफल 0 रहे, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर शेषफल 0 रहेगा तो हम घात लगाएंगे 4। शेषफल अगर 0 रहेगा तो हम घात लगाएंगे 4। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि 4 के बाद चौथे पावर के बाद वो रिपीट होने लगता है। तो जो इकाई का अंक चौथी पावर में होगा वही इकाई का अंक पावर 8 में होगा, वही इकाई का अंक पावर 12 में होगा। तो इसलिए 0, अगर किसी भी नंबर की पावर आप 0 लगा दोगे तो वो 1 बन जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप अच्छे से याद रखोगे कि कहीं आपका शेषफल 0 आता है तो वहां आप पावर लगाएंगे 4। उसके बाद जो भी आपका आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेषफल का योग 8 तथा उनके वर्गों का अंतर 16 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए
यहाँ से आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, यानी क्वेश्चंस थोड़े कठिन होंगे, इतने कठिन भी नहीं कि आप उनको आसानी से ना बना पाए। यहाँ से आपका बेस कंप्लीट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को जब 4 से भाग दिया जाता है तो उसके भागफल और शेषफल का, तो हमें नहीं पता भागफल क्या है, हमें नहीं पता शेषफल क्या है। इन्होंने बोला भागफल और शेषफल का योग ये है और भागफल और शेषफल का अंतर ये है, तो क्यों ना हम भागफल x और शेषफल y मान लेते हैं। तो यहां इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इक्वल 8। इन्होंने बोला भागफल और शेषफल का योग 8 है, यही बोला। फिर बोला भागफल और शेषफल के वर्गों का अंतर 16 है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल 16। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल 16। इसका हमने केवल फॉर्मूला ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इसको नाम देते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या x प्लस वाई की वैल्यू 8 हम यहां लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे 8 गुना एक्स माइनस वाई इक्वल 16। यहां तक समझ में आ गया। फिर ये 8 इधर जाके भाग देगा तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हो क्योंकि x माइनस वाई आपके पास है, x प्लस वाई आपके पास है, यानी आपको कुछ नहीं करना, x प्लस वाई इक्वल यहाँ 8 लिखा, इक्वेशन फर्स्ट थी इक्वेशन सेकंड, दोनों को हल करना, इतना आपने सीखा है और यह आपको आसानी से याद होगा। और नहीं भी याद है फिर से मैं सिखा देता हूँ। दोनों इक्वेशन साथ में लिखी, फिर हम देखेंगे प्लस माइनस का कोई कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, माइनस वाई माइनस प्लस वाई दोनों कट रहे हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 2x और ये 8 और 2 10 और यहाँ से x इक्वल कितना 5। अगर x इक्वल 5 हो गया तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखना है। इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये x की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू कितनी 5 प्लस y कितना नहीं पता और 8, x प्लस वाई इक्वल 8, तो यहां से y आ जाएगा, ये 5 उधर जाके घटेगा 3। आपको यहां देखिए आपने भागफल x माना था, x कितना 5 और शेषफल कितना 3। अभी आंसर नहीं आया, आपको भागफल और शेषफल पता चल चुका है। इन्होंने बोला है कि संख्या क्या है, तो संख्या, अब ये बताइए किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 3 हो, तो हमें ये पता है कि अगर किसी संख्या को 4 से भाग दिया होगा, देखिए समझते हैं यहाँ, ये 4 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना है, इन्होंने बोला है 4 से भाग देने पर भागफल कितना 5, अभी हमने निकाल लिया, और शेषफल कितना 3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या होगी, 4 गुणा 5 20 और 3 23। अगर आप 23 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 5 होगा और शेषफल 3 होगा। इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी है, वो भी आपको याद होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल इन प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो होता है आपका भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ये तो सबको पता है भागफल, और ये भी सबको पता है शेषफल। कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। तो भाजक यानी भाग देने वाला और भाज्य भाग
लेने वाला। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, आपको क्या क्या पता है। देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर यानी आपका भाजक क्या हो गया 4। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 5, शेषफल 3। तो यहां से 4 पंजे 20 और ये 3 यानी 23। तो भाज्य क्या हो गया, भाज्य हो गया 23, यानी वह संख्या जिसमें भाग दिया गया था वह है 23। यह आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर बना ही दिया होगा। आपको बोला है √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या कुछ नहीं कह सकते, आंकड़े अधूरे हैं। तो √2 अपरिमेय संख्या है, आसान है, ये हमने पढ़ा भी है। पाई का आप ध्यान रखें, पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट मैम ने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यदि किसी संख्या को 342 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। और उसी संख्या को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको ये बोला है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि आपको इसको पुट कैसे करना है। किसी संख्या को 342 से भाग देंगे तो शेषफल ये प्राप्त होगा। उसी संख्या को जब 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान है, ऐसे ध्यान से लिखेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना, ये 18 से इसमें भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 18 से इसमें भाग दीजिए, 18 से 2 बार 36 और बचे कितने 11, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आपको कुछ नहीं करना, जो दिया हो उसको लिखें और इस तरीके से भाग दीजिए, जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, यानी कहने का मतलब यह है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको इस संख्या में कोई ना कोई नंबर जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो कि आपको ऑप्शन में दिया है, उसको जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वह 11 से विभाजित हो जानी चाहिए। यानी आपको इसमें 11 से भाग देकर शेषफल देख लेना है। चलिए, तो 11 से भाग देते हैं और शेषफल पता करते हैं। तो 11 से भाग देते हैं, 11 से हम भाग देंगे 11 से 6 बार। यहाँ भागफल हम नहीं लिख रहे हैं, भागफल का हमें कोई काम नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम में भी हमें यही करना है, हमें चाहिए शेषफल, तो हम शेषफल के लिए आगे बढ़ते हैं, भागफल हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 9, फिर यहाँ से हमने 6 लिया 11 से, फिर 8 बार, फिर बचेगा 8, फिर यहाँ से 8 लिया 11 से, ये कंप्लीट हो गया 88, फिर आपने 9 लिया, 9 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं जाए उसकी 0 हम लगाएंगे, लेकिन भागफल से अभी कोई काम नहीं है। फिर हमने 11 से यहाँ ये अगला 6 लिया, फिर दिया 11 से 8 बार 88, और बचेंगे कितने 8। अभी ध्यान देने वाली बात है, शेषफल 8 बचा है और आपके ऑप्शन में 8 तो है ही नहीं, तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ 8 आंसर है भी नहीं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि 27 में क्या जोड़ें कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मैंने 27 में आपको घटाने वाला कॉन्सेप्ट भी समझाया था। 27 में क्या घटाएं कि 4 से विभाजित हो जाए, तो आपने क्या किया था, इसमें 4 से भाग दिया था, 4 छंके 24, बचा था 3, तो आपने बोला था सर 3 घटा दीजिए। अगर इसमें से 27 में से 3 घटा देंगे, 27 में से 3 घटा देंगे तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर मेरा क्वेश्चन होता 27 में क्या जोड़ दें, 27 में क्या जोड़ दें कि वह 4 से विभाजित हो जाए, तो आप ये बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 3 शेष बच रहा है। अगर यहाँ 1 और होता, अगर 1 और होता तो 3 और 1 4 हो जाता, और 4 से एक बार और भाग चला जाता। कहने का मतलब ये 27 28 होता, यानी
इसमें एक और होता, एक और जोड़ देते तो यह 4 से विभाजित हो जाता। यानी ये शेषफल हमें आंसर तो नहीं देगा, लेकिन शेषफल हमें हेल्प करेगा कि क्या घटा दें तो हम बोलेंगे 3 घटा दो, हमसे बोले क्या जोड़ दें तो हम बोलेंगे 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां भी आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि इस संख्या में क्या घटा दिया जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए, तो आप बोलेंगे 8 घटा दिया जाए। 8 घटा देंगे तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इस बार बोला क्या जोड़ दें, तो हम सोचेंगे कि 8 हमारा शेष बच रहा है, 8 और 3 11 हो जाएंगे, तो इसलिए हम बोलेंगे अगर जोड़ने की बात है तो क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। और आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक लड़के को किसी संख्या से 34 से गुणा करने को कहा। अब किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो क्या हम वह संख्या x मान सकते हैं। एक लड़के को किसी संख्या से 34 से गुणा करने को कहा था, हो सकता है उस लड़के ने x से गुणा किया, हमें नहीं पता कौन सी संख्या, तो हमने वह संख्या क्या मान ली, x। तो उस लड़के को बोला था कि 34 से गुणा करना है, उस लड़के ने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, यानी ये 3 को 8 पढ़ लिया और उसने 34 तो नहीं 84 से गुणा कर दिया। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसने गलती से 84 से गुणा कर दिया। अब 84 से गुणा किया तो उसका जो उत्तर आया वह 5600 अधिक आ गया, यानी ये गुणा किया और ये गुणा किया। 34 से गुणा करना था x में और 84 से x में गुणा कर दिया। ये जो उत्तर आया, ये जो उत्तर आया, दोनों में कौन सा अधिक है, इन्होंने बोला बाद वाला अधिक आ गया पिछले वाले से। यानी हमें ये पता चला, यहां से एक इक्वेशन बनती है कि हम ये लिख सकते हैं ये वाला उत्तर इस वाले उत्तर से 5600 ज्यादा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 84x माइनस 34x इक्वल 5600। यानी कहने का मतलब है ये नंबर, ये अमाउंट या संख्या, ये संख्या इस संख्या से 5600 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि बाद में उसने गलती से जो गुणा किया वो ज्यादा आंसर दे रहा है, ज्यादा बड़ा उत्तर दे रहा है, तो बाद वाला उत्तर पहले वाले उत्तर से कितना ज्यादा है, 5600 ज्यादा है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको घटा देंगे 34 को इसमें से, तो यहाँ से ये 50x इक्वल 5600 और यहाँ से आपने कैलकुलेट किया तो x, ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 से एक बार, फिर 5 से एक बार, फिर 5 से 2 बार, यानी वह संख्या क्या थी, x यानी 112। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बोला है किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। किसी विद्यार्थी ने सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आपकी एग्जाम्स में भी यही होता है। आप जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें यही होता है कि आपको नंबर मिल रहे हैं और साथ में नेगेटिव भी होता है आपकी गलती के कारण। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये बोला है कि किसी विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, अगर उसने कोई उत्तर गलत कर दिया तो उसके लिए 1 अंक काटा भी जाता है। उसने सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए। यहां से बात नोट करने वाली है कि यहां क्वेश्चन कितने हैं टोटल, ध्यान रखेंगे प्रश्न कितने हैं टोटल, 100 प्रश्न हैं। ओके, और उसने 100 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कुल मिलाकर 80 नंबर प्राप्त हुए, 80 अंक उसे प्राप्त हुए। और फिर आपसे लास्ट में पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो क्या उसे 80 नंबर मिले, तो क्या उसने 80 ही प्रश्नों के सही उत्तर दिए, नहीं, क्योंकि ये 80 हुए हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और इक्वेशन पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप ध्यान से पढ़ोगे, आगे भी हमेशा टोटल जब भी दिया हो तो पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट दोनों को जोड़कर इक्वल टोटल, ये इक्वेशन हमेशा बनेगी, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। बहुत से चैप्टर होंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है और यहीं से हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं, पहले चैप्टर से ही। आपको ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन में तो क्या उसे टोटल 80 नंबर जो प्राप्त हुए हैं, उसके टोटल 80 नंबर उसे उसके सही उत्तरों के कारण मिले नंबर और उसके गलत उत्तरों के कारण कटे नंबर,
दोनों का अंतर होगा 80। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। टोटल प्रश्न अगर 100 है तो आपका पहला काम है, आप ये देखिए कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नहीं पता, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो हम ये बोलेंगे माना कि उसके सही उत्तर x होंगे, यानी उसने 100 में से हो सकता है 70 के सही उत्तर दे दिए हो सकता है 100 में से 50 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हो सकता है x कुछ भी हो सकता है। अब ये बताइए कि 100 में से x ऐसे हैं जिनके उसने सही उत्तर दिए, तो गलत उत्तर देने वाले कितने हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे 100 माइनस x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये 70 होता तो क्या ये 30 होता? अगर सही उत्तर उसने दिए होते 70 क्वेश्चंस के तो हम बोलेंगे 100 में से 70 घटा देंगे 30, यानी याद रखेंगे कि सही कितने क्वेश्चन के x और गलत कितने क्वेश्चन किए? 100 माइनस x क्वेश्चन उसने गलत किए, x क्वेश्चन उसने सही किए। अब देखिए यहां जो टोटल अंक उसे प्राप्त हुए हैं 80, ये किन किन से मिलकर बने हैं? ये उसके सही में से गलत घटाने के बाद। अब बताइए उसे सही आंसर बनाने के बाद कितने नंबर मिले? तो हम ये बोलेंगे कि अगर उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिले होंगे तो सही के लिए कितने मिले होंगे? 2x। ये अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर मैंने बोला कि उसने 40 क्वेश्चन के सही उत्तर दिए तो 40 गुणा 2, 2 गुणा 40। अगर ये x की वैल्यू 70 होती तो उसके नंबर कितने हो जाते? 2 गुणा 70। यहां उसके सही उत्तर के सही जितने भी उत्तर दिए हैं उनकी संख्या कितनी? x है। तो हम बोलेंगे उसे कितने नंबर मिले? 2x नंबर प्लस। अब बात करते हैं प्लस नहीं माइनस, क्योंकि उसके सही उत्तर में से हमें घटाना है जो उसने गलत किए, नेगेटिव मार्किंग। अब एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा गया है, तो उसने कितने गलत उत्तर दिए? 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स उसने गलत दिए हैं, तो हम बोलेंगे 100 माइनस एक्स इंटू 1। 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे तो 10 नंबर कट जाएंगे, 25 गलत किए होंगे तो 25 गलत कट जाएंगे, 25 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन अब फिर से एक बार समझा देता हूं। सही क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर के लिए उसे 2 नंबर मिले हैं, तो ये सही उत्तर के लिए मिले अंक, गलत उत्तर के कारण काटे गए अंक, दोनों का अंतर कितना है? 80। यानी अंत में उसे मिले कितने हैं? 80। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2x माइनस 100, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 100, माइनस का x में गुणा करेंगे तो प्लस x इक्वल 80। ये 1 का कोई महत्व नहीं, इनटू में है। फिर ये 2x और ये 3x हो गया, और ये 100 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 180 हो गया, और 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 60। यानी उसने यहां से हमें क्या वैल्यू पता चली कि उसने जितने भी सही क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो सही क्वेश्चंस कितने थे? कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन। 100 में से 60 के उसने सही उत्तर दिया था और 40 के उसने गलत उत्तर दिया था। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है, इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दी, 100 क्वेश्चन थे, 100 में से 60 आपने सही कर दिए, 40 आपने गलत किए। 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला है। अब आपको ये 60 सही के लिए आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, तो कितने नंबर हो गए आपको? 120। 120 नंबर आपको मिलने थे, लेकिन आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आपने 40 गलत किए, और अगर 40 गलत किए तो एक गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, तो 40 गलत के लिए कितने नंबर कटेंगे? 40 नंबर कटेंगे। यानी 120 आने थे लेकिन 40 आपके काट लिए गए, तो अंत में आपको कितना है? 80 आए। तो ये हमने चेक करके देख लिया। अब ये इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये 60 यानी 60 इंटू 2 उसे टोटल नंबर आने थे, 40 यानी 40 इंटू 1 उसके नंबर जो काटे गए, और उसके बाद इक्वल कितना था? 80। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें, क्लियर समझ में आपको आ जाएगा।